स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इवन जब आप क्लास 11th में थे तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ था। जैसे जैसे आप छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे आपने किसी चीज़ को क्लास 6 में पढ़ा और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्लास 7th में भी कोई चीज़ है तो थोड़ा सा वो हायर होता है, मतलब थोड़ा सा एक अलग स्टैंडर्ड पे होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्लास 11th में आपने पहली बार रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा, जहाँ पे कि आपने ये देखा था कि जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ द रिलेशन होता है। तो मोस्टली वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा फोकस किस पे करना था कि रिलेशन क्या होता है, क्योंकि रिलेशन के थ्रू फंक्शन आपका बन रहा था। तो वो जो चीज़ें हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इवन मैं इस बात को भी मान सकता हूँ या आप भी इस बात के लिए एग्री कर रहे होगे कि जो क्लास 11th के सारे चैप्टर्स थे उन सारे चैप्टर्स में अगर कोई ऐसा चैप्टर था जो बार बार पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग से उतर जाता था तो वो यही चैप्टर था, रिलेशन एंड फंक्शन। बट अब आप इस साल भी इसको पढ़ेंगे और उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है कि प्रीवियस ईयर में आपने जो पढ़ा है वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे। अब आपके पास बुक्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं पता नहीं, तो इसलिए एक बार मैं पहले इसका रिवीज़न करवा देता हूँ, फिर हम लोग उन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे जो क्लास 12th के टॉपिक्स हैं। ठीक है, रिवीज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये चीज़ें आपको हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं क्या आएंगी, काम आती रहेंगी। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने रिलेशन चैप्टर को पढ़ना 11th में स्टार्ट किया था तो जो चीज़ हमारे सामने आई थी वो थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहाँ पे क्या था, जैसे आपको एक सेट मिल गया और उन दो और एक कोई दूसरा सेट मिल गया, दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेकर के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना और इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना कि उसके बाद फिर कोई दूसरा बंदा आकर के ये ना कह पाए कि यार ये वाला एक और ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। मतलब मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर्स बना देना और उनको एक सेट के फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या लिखा है यहाँ पे, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आप इसको नॉन वॉइड भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, आप जानते हैं इसको ए कॉमा बी को बहुत पहले से ही, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। सेट को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और सेट के अंदर के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। इज कॉल्ड द Cartesian product of set A with set B and is denoted by A cross B। तो हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से। अब देखिए सेट चैप्टर जब हमने 11th में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने चीज़ों को लिखने के दो तरीके देखे थे, एक था हमारा टैबुलर फॉर्म और एक था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी चीज़ को लिखने का तरीका देखिए कैसे हो सकता है, A क्रॉस B is equals to ordered pair AB, a set of ordered pair AB such that element A belongs to set A and element B belongs to set B। अब जैसे हम नेचुरल लाइफ में जो है मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस का साइन है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन का साइन समझ सकते हैं, फिलहाल समझना नहीं चाहिए क्योंकि 11th में आप इसको पढ़ भी चुके हैं कि ये ए क्रॉस बी ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक साइन है इस चीज़ को डिनोट करने का। तो यहाँ पे 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है,
जिसके अकॉर्डिंग कि कभी कभी दिमाग में ये आ सकता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ये आप पहले से जानते हैं। क्योंकि अगर बी क्रॉस ए होगा तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में, सेट बी पहले रहेगा, सेट बी ए बाद में, बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दी है कि अगर सेट ए फाई मतलब एम्प्टी सेट है, सेट बी भी एम्प्टी सेट है, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। देखिए कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। सेट ए है 1 2 3, सेट बी है एक्स वाई जेड। अब हम सेट ए में सेट बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, सेट ए से सेट बी में, तो वो हो गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब ए के एलिमेंट्स से बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ए का एलिमेंट पहले दिखेगा ऑर्डर्ड पेयर में और बी का एलिमेंट बाद में दिखेगा। पहले 1 से बनाते हैं, 1 का x से, 1 का y से, 1 का z से, फिर 2 का x से, 2 का y से, 2 का z से, फिर 3 का x से, 3 का y से और 3 का z से। ठीक है। अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ करना हो, मतलब उसी सेट का उसी सेट के साथ, जैसे यहाँ पे हमने एक किया है सेट ए का सेट ए में, इसी सेट का इसी सेट में, तो पहले इस 1 से होगा, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 2 का होगा 2 का 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से, फिर 3 का होगा 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। लेकिन इसको लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका क्या है, 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, बड़े आराम से हम लिखते चले गए। ठीक है। तो ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने का तरीका, ये आपको समझ में आ गया। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं रिलेशन। रिलेशन टॉपिक में आप जानते हैं कि ये एक हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एक चैप्टर है, टॉपिक है। रिलेशन वर्ड को आप अपनी डेली लाइफ में भी जानते हैं, जैसे तुम्हारे मम्मी और पापा हैं, उनके बीच में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। तुम हो, तुम्हारी बहन है, दोनों लोग के बीच में ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है। तुम हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। कुछ तो रिलेशंस आपके दिमाग में बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रहे होंगे, जिनके विषय में तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए हमको, है ना, वो तो तुम समझ ही चुके होगे। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन कैसे बात की जा रही है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि सेट ए से सेट बी के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया जाएगा वो इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनमें से कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे जो कि उस रिलेशन को फॉलो करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बने, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बने। अब हमने सेट ए से सेट बी के बीच में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया, तो उस रिलेशन को जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स फॉलो करेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम एक नए सेट में लिखेंगे और सेट का नाम होगा आर, कैपिटल आर, तो उसे हम रिलेशन सेट बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि जो रिलेशन सेट आर है दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का सबसेट है। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट इट इज रिटन एज व्हाट, ए रिलेटेड टू बी। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए रिलेटेड टू बी। एंड देखिए आगे, इफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स
to relation set R. It is written as A does not belongs to relation set A does not related to the B. क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक वो बात कि किसी भी दो सेट में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं. इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ M एंड N एलिमेंट्स respectively, then A cross B has Mn ordered pairs. Mn ordered pairs. जैसे एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 3 है, तो 3 इंटू 3 टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज 2 टू द पावर Mn. मतलब दोनों सेट्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने फाइंड आउट किए जा सकते हैं? 2 टू द पावर Mn. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि किसी ऑर्डर्ड पे दो सेट के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है. अब देखिए, जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट हैं. जो सबसे आगे है उसे हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं और जो पीछे है उसे हम सेकंड एलिमेंट कहते हैं. अब हमने एक रिलेशन सेट बनाया, उस रिलेशन सेट में हमारे पास 4-5 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए जिन्होंने कि उस रिलेशन को फॉलो किया. उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, अगर उसको हम अलग से इकट्ठा करके लिखें, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन. ओके, और जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं, अगर उन एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके एक सेट के फॉर्म में लिखें तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन. ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फिर डोमेन. लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू सेट B, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R. तो यहाँ पे डोमेन ऑफ R हमने क्या लिखा? इक्वल्स टू, ये सेट है एलिमेंट A के, और A क्या है? ये A आपके ऑर्डर्ड पेयर AB में से हैं, एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू द रिलेशन सेट. तो ये चीज़ वर्बल मैंने आपको वैसे भी क्लियर कर दी कि जो रिलेशन सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उन हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम कलेक्ट करके एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड डोमेन. जो डोमेन होता है वो सेट A का सबसेट होता है. डोमेन ऑफ द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ सेट A. रेंज, लेट R be a relation from a set A to set B, then the set of all second components, वहाँ पे क्या था? फर्स्ट components, और coordinate of the ordered pair belonging to R is called the range of R. Range of R is equals to B such that AB belongs to R, that is range of R is a subset of B. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन सेट में होंगे उनमें के जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे, ऑल सेकेंड एलिमेंट्स आर रेंज. ओके, रिलेशन ऑन अ सेट, ये बात हम लोगों ने पीछे भी ये भी कर ली थी जब A क्रॉस A किया. जब किसी सेट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनता है या किसी सेट का रिलेशन उसी सेट में डिफाइन किया जाए, दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट. लेट A be a non-void set, then a relation from A to itself, that is a subset of A cross A is called a relation on set A. ठीक है, A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब सेम सेट का सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है बहुत ही आराम से. और जब हम रिलेशन उसी सेट में ही डिफाइन कर रहे हों तब हम उसे क्या कहते हैं? रिलेशन ऑन अ सेट. ठीक है, मोस्टली हम लोग रिलेशन ऑन अ सेट का ही डिस्कशन करते हैं. इसके बाद हमारे पास है इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन. बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को जानना, क्योंकि इस साल भी हम लोग इन्वर्स की बातें करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें इन्वर्स की बातें होंगी.
इन्वर्स में होता क्या है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी सी चीज़ है ये। इन्वर्स में सिर्फ एक छोटा सा काम होता है, जो मेन जो रिलेशन सेट होता है उसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ए क्रॉस बी बना के दिखाया था, फिर बी क्रॉस ए बना के दिखाया था, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे लेट ए बी टू सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन द इन्वर्स ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इन्वर्स, ये सिंबल तो आप जानते ही हैं, इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए एंड इज डिफाइंड बाई आर इन्वर्स इज इक्वल्स टू set of ordered pair b comma a such that a comma b belongs to r। ठीक है, यहाँ पे a comma b ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये कहाँ बिलोंग करेगा, r में, मतलब रिलेशन सेट में। तो उसके इन्वर्स में कौन कौन से बिलोंग करेंगे, b comma a। जैसे रिलेशन सेट है और रिलेशन सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 2 3 3 4, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो जो इसका इन्वर्स होगा उसमें क्या हो जाएंगे, 1 2 था पलट दो 2 1, 2 3 था पलट दो 3 2, 3 4 था पलट दो 4 3। तो ये हमारे कहाँ पे हो जाएंगे, आर इन्वर्स में 2 1 3 2 3 4। आ गया मेरी बात समझ में सबको, सॉरी 4 3। तो अब यहाँ पे ये भी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि रिलेशन सेट का डोमेन उसके इन्वर्स रिलेशन का रेंज हो जाएगा और रिलेशन सेट का रेंज उसके इन्वर्स रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। मतलब डोमेन और रेंज एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है एक्स वाई जेड। हमने सेट ए से सेट बी में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया और उस रिलेशन की वजह से हमें जो सेट मिला रिलेशन का वो मिला 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा जेड 2 कॉमा वाई 3 कॉमा एक्स। ठीक है, ये रिलेशन मिला हमें। अब हमें इसका इन्वर्स रिलेशन चाहिए, तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा आर इन्वर्स और ये सेट क्या बनेगा, 1x था x1, 1z z1, 2y y2, 3x x3, ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला है हमारा वो क्या है, वॉइड रिलेशन। पहला क्या है, वॉइड रिलेशन। एक्चुअली आपने जितने भी रिलेशन क्लास 11th में पढ़े थे हम लोग उनमें से यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से 3, एक तो हो गया आपका वॉइड रिलेशन, एक हो गया यूनिवर्सल रिलेशन और एक है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। इन तीनों रिलेशन का हमें बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे, इस वजह से हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जो वॉइड रिलेशन होता है और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, वॉइड रिलेशन जो होता है वो एक सबसे छोटा रिलेशन होता है, इससे छोटा रिलेशन सेट नहीं बन सकता। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है, उससे बड़ा कोई यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो वॉइड रिलेशन के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया जिसको कि उस सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू ऑर्डर्ड पेयर्स तैयार हुए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को फॉलो ना करे, दैट इज द वॉइड रिलेशन। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पे देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन, लेट ए बी अ सेट देन फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। अब इसी को देखिए हम लोग थोड़ा और सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं इसको। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को फॉलो ना करे, दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए वॉइड रिलेशन का लिया है मैंने, देख लीजिए उस एग्जाम्पल को। कंसीडर अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए
और सेट ए क्या है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। डिफाइंड बाय, रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जिसमें कि ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 7 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे जो सेट ए है इसका पहले हम खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, ये आ गया पूरा, ये आता है आपको बनाना। अब इसमें आप देखिए कि क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिनके दोनों एलिमेंट्स का सम 7 है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 7, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम कितना, 7। तो देखिए क्या किसी का सम 7 होने वाला है, नहीं। मैक्सिमम होगा तो 6, 3 + 3 कितना, 6, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 7 नहीं होगा। वी ऑब्जर्व हियर व्हाट, ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू 7 फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए। देयरफॉर जब इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए प्लस बी इक्वल्स टू 7 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब रिलेशन सेट में कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर नहीं जाएगा, मतलब कि रिलेशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट हो गया इसलिए हम आर इज़ अ वॉइड रिलेशन ऑन ए, हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन कहेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गई बात। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और जनरल एग्जाम्पल की बात करूँ डेली लाइफ की, कि सेट ए है, सेट ए में हमारे पास 4 बच्चे हैं। अब उन चारों बच्चों में से कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि तुम लोग की क्लास में से अगर हम बात करें तो एक हमने संस्कार ले लिया, एक हमने अंजलि ले लिया, एक हमने रक्तिमा ले लिया, एक हमने और कोई है नित्या ले लो। जितने भी बच्चे हैं और भी जो लोग भी हो, सभी लोग। और दूसरे सेट में हमने सिर्फ 2 चीज़ें ली। कौन कौन सी, सन एंड मून। और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी में कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट को खा जाएंगे, ईट। ठीक है। अब सेट ए का क्या कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो सेट बी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं सन एंड मून उनको खा सकते हैं? क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अगर कोई है तो सोच लो इस चीज़ के बारे में कि क्या तुम सन को खा सकते हो। सिर्फ हनुमान जी के लिए कहा गया था कि वो जो है सूरज को खा गए थे तो अंधेरा छा गया था पूरी धरती पे। तो ये एक वॉइड रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको रिलेशन सेट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बहुत सारे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनेगा ही, लेकिन कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा रिलेशन सेट में नहीं पहुंचेगा। इसलिए दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। अब आइए आप यूनिवर्सल रिलेशन पे। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि देखिए, वॉइड रिलेशन को सबसे छोटा सेट कहा जाता है, स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है, इससे छोटा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। और यूनिवर्सल रिलेशन को सबसे बड़ा बोला जाता है, इससे बड़ा नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से हर एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन रिलेशन को फॉलो करेगा। कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जो गिवन रिलेशन को फॉलो ना करे। इसी वजह से वो सब के सब क्या हो जाएंगे, तुम्हारे रिलेशन सेट में जितने भी तुम्हारे ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो सब के सब तुम्हारे कहाँ पहुँच जाएंगे, रिलेशन सेट में। तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, लेट ए बी अ सेट देन ए क्रॉस ए is a subset of A cross A and so it is a relation on A. This relation is called the universal relation on A. That is, अब इसको थोड़ा और easy language में देखते हैं, a relation R on a set is called universal relation if each element of A is related to every element of A. मतलब कि हर ordered pair उस रिलेशन को फॉलो करे। देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द रिलेशन आर ऑन द सेट ए क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
ठीक है, मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको सब्ट्रैक्ट करो, ए में से बी को माइनस करो, फिर उसको मॉड ले लो, तो वो या तो जीरो हो या उससे बड़ा हो। ठीक है, वी ऑब्जर्व हियर दैट, अब देखो जैसे यही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे सारे के सारे, अब इनमें से हर एक ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को फॉलो करेगा। 1 - 1 0 सही है, 2 - 2 0 सही है, 3 - 3 0 सही है, 1 - 2 -1 -1 का हमने मॉड लिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड जो है वो निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, और वो हो गया ग्रेटर देन 0, 1 आ गया तो ग्रेटर देन 0 हो गया। ऐसे ही बाकी के लिए, मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा रिलेशन सेट में पहुंच जाएगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा वी ऑब्जर्व दैट मॉड a - b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। दिस इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A क्रॉस A, मतलब कि A रिलेशन R एंड A क्रॉस A दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि जितने A क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर थे सबके सब उस रिलेशन सेट में चले गए। सो R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट A। क्लियर हो गई मेरी बात? एंड जो बात मैंने आपको बताई थी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वाली, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। वॉइड रिलेशन इज अ स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन अ सेट ए, यूनिवर्सल रिलेशन इज अ लार्जेस्ट रिलेशन ऑन अ सेट ए। बोथ वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। ठीक है, जो वॉइड और यूनिवर्सल रिलेशन है इनको हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई ए ये डिनोट करता है आइडेंटिटी रिलेशन को। ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड बाई व्हाट? आई ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए, मतलब जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा भी है, दोनों सेम हैं, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसको थोड़ा और सिंपल वर्ड्स में देखिए, अ रिलेशन आई ए ऑन सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, खुद से रिलेटेड हो बस। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे दिया। सेट है हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट कंटेन करने वाला, इसका ए क्रॉस ए बन जाएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, है ना। 9 टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जिनमें से कि हमने रिलेशन सेट में जो लिया वो कौन सा लिया? 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पे खुद से रिलेट कर रहा है ये। अच्छा, अगर एक इसमें से छोड़ देते हैं हम कोई भी, तो फिर ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह जाता, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उनमें से वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेना बहुत ज़रूरी है जिनमें कि एलिमेंट्स खुद से रिलेट कर रहे हों। अगर हमने एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा छोड़ दिया तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन हम उसको नहीं कहेंगे। या एक भी हमने इन तीनों को लिया लेकिन इसके अलावा एक आध एक्स्ट्रा भी ले लिया, मान लो 2 3 भी ले लिया साथ में, तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ तभी है जब उन सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनमें से वो सारे ले करके एक रिलेशन सेट में रखे जाएं जिनके ए और बी सेम हों, तब हम उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर का एक रिवीजन था क्लास 11th वाले चैप्टर से। अब इतने टॉपिक्स को हम दिमाग में रख करके तब हम लोग क्लास 12th के रिलेशन के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप अपना पूरा रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के रिलेशन का टॉपिक दूंगा, जिस पे कि हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन का डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे रिफ्लेक्सिव आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, ये सारे रिलेशंस वहाँ पे डिस्कस होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखिएगा। ओके।